जय हिंद। हमारे सीरीज में आपका स्वागत है जिसमें हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की प्री परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। यह हमारा चौथा सेशन है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमने पिछले सवाल में एक गलती कर दी थी छोटी सी, जिसे सुधार लेते हैं। और वह गलती यह थी कि घाघरा नदी की एक सहायक नदी है राप्ती नदी, जो कि इसे उत्तर से आकर मिलती है। इस नदी के पास ही सौगौरा है। सौगौरा की लोकेशन के संबंध में हमसे गलती हुई थी, जो कि राप्ती नदी के किनारे पर है। अगला प्रश्न है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो आप जानते ही होंगे या आपने सुना भी होगा कि आर्य सत्य बौद्ध धर्म के 4 सिद्धांत हैं और यह संकल्पना बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत है। पाली में इन्हें चत्तरी अरिय सच्चानी कहा जाता है। बोध गया में भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को इन 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। ये 4 आर्य सत्य हैं। पहला आर्य सत्य है दुख। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है, विश्व में हर जगह दुख है। फिर दुख समुदय यानी कि संसार की चीजों के प्रति तृष्णा को समुदय कहा जाता है और यही तृष्णा, यही इच्छा लालसाएं दुखों का कारण है। फिर दुख निरोध अर्थात तृष्णा पर विजय प्राप्त करके दुख का निवारण किया जा सकता है। दुख का निवारण करने के लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताए हैं। अष्टांग मार्ग यानी कि 8 वे रास्ते जिन पर चलकर इन दुखों को खत्म किया जा सकता है। तो पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि
सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि यानी चार आर्य सत्यों में विश्वास करना और यह देख पाना कि विश्व में हर जगह दुख है। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी कि मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना और यह निश्चय करना कि हम अपने दुखों को दूर करेंगे और अन्य लोगों को भी इस मार्ग पर अग्रसर करेंगे। तीसरा है सम्यक वाक या सम्यक वचन। सम्यक वचन यानी सत्य बोलना, हानिकारक बातें न करना, झूठ न बोलना। चौथा है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म यानी कि बुरे कर्म नहीं करना, हिंसा नहीं करना और पशुओं की हत्या नहीं करना। अगला है सम्यक जीविका। सम्यक आजीविका या सम्यक जीविका का अर्थ है कि ऐसा जीवन जीना जिससे किसी को भी नुकसान न हो। आजीविका प्राप्त करने में बेईमानी और हिंसा का सहारा नहीं लेना, कोई भी स्पष्टतः हानिकारक व्यापार नहीं करना। सम्यक व्यायाम सम्यक व्यायाम यानी कि स्वयं पर नियंत्रण रखना, बुरे विचारों को स्वयं पर हावी नहीं होने देना और स्वयं में सुधार करना। अगला है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यह देखना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, अर्थात स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता प्राप्त करने का प्रयास करना। और अंतिम है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि अर्थात निर्वाण प्राप्त करना और स्वयं के लिए मुक्ति प्राप्त करना। इन 8 मार्गों पर चलकर हम अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने पहले बात की थी कि यह अष्टांग मार्ग किस रचना का हिस्सा है? द्वीपवंश का, दिव्यावदान का, महापरिनिर्वाण का या धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त का? तो बुद्ध की कहानी हमें पता है कि बुद्ध ने बोध गया में निर्वाण प्राप्त किया, यानी कि ज्ञान प्राप्त किया।
उसके बाद सारनाथ में पहली बार अपने शिष्यों को उपदेश दिया, और इन्हीं का संकलन धर्म प्रवर्तन सुत्त में है। अष्टांग मार्ग धर्म प्रवर्तन सुत्त का ही हिस्सा है। धर्म प्रवर्तन सूत्र बुद्ध की पहली शिक्षाओं का संकलन है। इस सूत्र में भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्यों और अष्टांग मार्गों के बारे में बताया। बुद्ध ने यह उपदेश आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन दिया था, और इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में पवित्र दिन माना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के अलावा यदि हम बात करें दीपवंश, दिव्यावदान और महापरिनिर्वाण की, तो ये तीनों भी बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं। इन 3 ग्रंथों में दीपवंश एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें श्रीलंका का प्राचीन इतिहास वर्णित है। दीपवंश द्वीपवंश का ही अपभ्रंश रूप है, जिसका अर्थ है द्वीप का इतिहास। द्वीप यानी श्रीलंका का इतिहास। इसे पाली में लिखा गया था और इसका संकलन किया गया है लगभग 3री-4थी शताब्दी में। द्वीप वंश की ही तरह महावंश में भी श्रीलंका का इतिहास वर्णित है। यह भी एक बौद्ध ग्रंथ है जिसे लिखा था महानाम स्थविर ने। द्वीपवंश और महावंश में द्वीपवंश अधिक पुराना है, लेकिन महावंश में अधिक व्यवस्थित इतिहास वर्णित है। दिव्यावदान में बौद्ध कथाओं का संग्रह है, और ये सभी कथाएं महायानी बौद्ध धर्म सिद्धांतों पर लिखी गई हैं। यदि महापरिनिर्वाण सुत्त की बात करें, तो महापरिनिर्वाण सुत्त में महात्मा बुद्ध के देहांत व परिनिर्वाण के बारे में लिखा गया है। इसमें बुद्ध की मृत्यु के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हुई हैं, और यह त्रिपिटक के सुत्त पिटक के प्रथम निकाय के दिघ निकाय का 13वां सूत्र है। यदि त्रिपिटकों की बात करें, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं।
जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी संप्रदाय स्वीकार करते हैं। इनमें भगवान बुद्ध के अपने जीवन काल में दिए गए उपदेश संग्रहित हैं, साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। तो त्रिपिटक 3 ग्रंथों का संग्रह है, जिनमें है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए भिक्षु और भिक्षुणियों और अन्य लोगों के लिए नियम लिखे बताए गए हैं। सुत्त पिटक में तर्क और संवाद के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का विस्तृत विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां और सिद्धांत भी हमें देख लेना चाहिए, जिनमें है त्रिरत्न। यदि बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्नों के बारे में यदि हमसे पूछा जाता है तो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। इनके अलावा पंचशील सिद्धांत, जो कि बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं, जिनमें हमारे आचरण से संबंधित कुछ उपदेश दिए गए हैं, जिनमें है हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। इनके अलावा 4 संगीतियां, जिन संगीतियों के माध्यम से बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया वे हैं। पहली संगति जो राजगृह में हुई। राजगृह उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी थी और इस समय शासक थे अजातशत्रु। यह संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था और इस संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप या महाकश्यप। दूसरी संगति वैशाली में हुई। इस समय मगध साम्राज्य की राजधानी वैशाली ही थी और इस समय शासक थे कालाशोक। दूसरी बौद्ध संगति पहली संगति के लगभग 100 वर्षों के बाद यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुई और इस संगति की अध्यक्षता की सबकामी। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई। इस समय मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी और शासक थे अशोक। यह संगति अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में हुई और इस संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। चौथी संगति 78 ईस्वी में कुंडलवन में हुई, कुंडलवन कश्मीर में, और इस समय शासक थे कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क, और इस संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र।
बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को कुछ प्रतीकों में दिखाया जाता है, जिनमें है उनका जन्म, महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण की प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, और धम्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में, जिसे कमल के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग, जिसे अश्व के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और उन्हें कुशीनारा में, यह मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि दिया गया मानचित्र संबंधित है कनिष्क से उसके मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, या हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। तो हमें इस मानचित्र को देखना है और बताना है कि यह किसके साम्राज्य से संबंधित था। तो इस इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके भूगोल को समझना होगा। हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। ये 16 महाजनपद गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी इन नदियों के किनारे से हुए थे। हम जानते हैं कि यह है गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी नर्मदा, गंगा नदी की एक और सहायक नदी सोन, गंडक, घाघरा, नर्मदा, और चंपा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि गंगा के दक्षिण में गंगा और सोन के संगम पर मगध महाजनपद था। चंपा नदी मगध और अंगज महाजनपद को अलग करती थी। गंगा नदी के उत्तर में, मगध के उत्तर में वज्जी महाजनपद था। वज्जी महाजनपद और मल्ल महाजनपद के बीच की सीमा बनाती थी गंडक नदी। गंगा और गोमती के संगम पर था काशी महाजनपद। गंगा और यमुना के संगम पर था वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। नर्मदा के तट पर था अवंती महाजनपद, आज के महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अशमक महाजनपद। और यहाँ पर था कौशल महाजनपद। साई नदी
इसकी दक्षिणी सीमा और नेपाल की पहाड़ियां इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती थी। यहाँ पर था सूरसेन महाजनपद। यमुना के दक्षिण वर्तमान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के आसपास बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था चेदी महाजनपद। इस इस क्षेत्र में था पांचाल महाजनपद। यमुना के तट पर ही आज के मेरठ और दिल्ली के क्षेत्र में था कुरु महाजनपद। वर्तमान राजस्थान के भरतपुर जयपुर जिले के आसपास था मत्स्य महाजनपद। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गांधार और कंबोज महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद अन्य महाजनपदों की तुलना में सबसे शक्तिशाली हुआ। इसका तेजी से विस्तार हुआ अन्य क्षेत्रों में, जिसके प्रमुख कारण थे इसकी भौगोलिक अवस्थिति, जो इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। यह गंगा, सोन और चंपा नदी से घिरा हुआ था और नदियां इसके लिए महत्वपूर्ण यातायात और जल वितरण का कार्य करती थी। इसकी राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो इसे एक प्राकृतिक किले के रूप में परिवर्तित करती थी। वनों से घिरा हुआ एक क्षेत्र हाथियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, जिन्हें प्रशिक्षित करके सेना में भर्ती किया जाता था। मगध महाजनपद के पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, जिनमें लौह अयस्क की खदानें थी, जिनसे मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे और जिनका उपयोग युद्ध में किया जाता था। नदियों के सहारे व्यापार और अधिशेष उपज के कारण व्यापार तेजी से फैला और इसके कुशल शासकों के कारण, महत्वाकांक्षी शासकों के कारण इसे इस महाजनपद को एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था प्राप्त हुई और इनकी महत्वाकांक्षाओं ने ही, यानी कि शासकों की महत्वाकांक्षाओं ने ही मगध महाजनपद का तेजी से विस्तार किया। मगध महाजनपद की स्थापना बृहदत्त वंश के बृहद्रथ ने की थी। बृहदत्त वंश के बाद प्रद्योत वंश, प्रद्योत वंश के बाद हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। इन सभी ने मगध महाजनपद का तेजी से विस्तार किया। हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार और बिंबिसार के बाद अजात शत्रु। शिशुनाग वंश के शासक थे शिशुनाग और कालाशोक। नंद वंश के शासक थे महापद्मनंद और धनानंद। यदि हम मैप के सहारे से देखें तो यह वह समय था जब मौर्य साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ था और इसकी राजधानी थी राजगृह। उस समय यह सोन नदी के पूर्व में और गंगा नदी के दक्षिण में एक छोटा सा जनपद हुआ करता था। आगे चलकर बिंबिसार ने इसका विस्तार किया और इसका आकार पहले की तुलना में
बड़ा हो गया। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ने इसका और विस्तार किया, जिसमें अब मगध, मगध के अलावा अंग, अंग के अलावा काशी, वज्जी और कौशल शामिल थे। शिशुनाग वंश के समय मगध में मगध, अंग, वज्जी, कौशल, काशी, मल्ल, वत्स और अवंती शामिल हो गए। नंद साम्राज्य के समय इसका और विस्तार हुआ और इसने अपनी सीमाओं को सूरसेन महाजनपद, अवंती, अस्मक, वत्स, काशी, कौशल, पांचाल, अंग और ताम्रलिप्ति तक विस्तारित किया। इन मैप्स के सहारे हमने देखा कि उत्तर भारत में मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। जब उत्तर भारत में मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, उस समय वर्तमान ईरान के क्षेत्र में एक्मेनियन या हकमनी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग तक, यानी कि पंजाब और सिंध तक हकमनी साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। तो यहाँ पर एक तरफ मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा है और दूसरी तरफ हकमनी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। परंतु 326 ईसा पूर्व तक आते आते हकमनी साम्राज्य को हराकर अलेक्जेंडर भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक पहुंच चुका था। परंतु 326 ईसा पूर्व में उसे किन्हीं कारणों से पीछे हटना पड़ा और जब अलेक्जेंडर पीछे हटा तो उसने अपने संपूर्ण जीते हुए क्षेत्र को विभिन्न प्रांतों में बांट दिया और ये प्रांत थे सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र, सिंधु और झेलम नदी के बीच का क्षेत्र आम्भी के नियंत्रण में था। झेलम और चेनाब के बीच का क्षेत्र पोरस के नियंत्रण में था। सिंधु नदी के निचले क्षेत्र में पीथौन का शासन था और इस क्षेत्र में निकोनौर का शासन था और सिंधु के पश्चिम में सेल्यूकस का शासन था। ये सभी अलेक्जेंडर के क्षत्रप थे, यानी कि अलेक्जेंडर के बनाए हुए गवर्नर थे। अलेक्जेंडर इन्हें अपने जीते हुए क्षेत्रों को सौंपकर लौट चुका था। दूसरी तरफ नंद साम्राज्य की सीमा ब्यास नदी तक विस्तारित हो चुकी थी और इस बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में कुछ अन्य छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, जिनमें है मत्स्य, अवधेय, और कुनिंद और त्रिगर्त। और इन सभी के बीच में पंजाब के क्षेत्र में, वर्तमान पंजाब के क्षेत्र में
कुछ जनजातियों की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, और इससे पहले यानी कि 321 ईसा पूर्व के पहले चंद्रगुप्त ने कुनिंद, त्रिगर्त और अवधेय जैसे के क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ और मौर्य साम्राज्य की सीमाएं सिंधु नदी तक पहुंच गई। सिंधु नदी तक पहुंचने के लिए उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को पीथौन, निकनौर और अन्य शासकों को हराकर 317 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त ने समस्त उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आगे चलकर 303 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ तो सेल्यूकस निकेटर की हार हुई और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को एरिया, अराकोसिया और गेद्रोसिया यानी कि हेरात एरिया यानी कि हेरात, अराकोसिया यानी कि कंधार और गेद्रोसिया यानी कि वर्तमान बलूचिस्तान वाला क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए और चंद्रगुप्त के साम्राज्य का वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र तक विस्तार हुआ। परंतु अभी भी दक्षिण भारत चंद्रगुप्त के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था और चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने दक्षिण भारत तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। कई बौद्ध ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार ने दोनों समुद्रों के बीच का क्षेत्र जीत लिया, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच का क्षेत्र। अशोक ने बचे हुए क्षेत्र यानी कि कलिंग को जीतकर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया और दिया गया मैप अशोक के शासनकाल से ही संबंधित था और इसका उत्तर था सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए और इनका सही क्रम क्या है। फाहियान, त्सिंग, मेगास्थनीज और हेनसान। तो इनका सही क्रम है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बाद फाहियान, फाहियान के बाद हेनसान और हेनसान के बाद त्सिंग। इनके बारे में विस्तार से बात करें तो मेगास्थनीज एक यूनानी लेखक थे। यूनानी लेखक, इतिहासकार और राजदूत थे। 305 ईसा पूर्व में यूनानी सामंत सेल्यूकस निकेटर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयास में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया।
उस समय भारत में चंद्रगुप्त मौर्य शासक के रूप में स्थापित हो चुके थे। इस संघर्ष में सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई और सेल्यूकस निकेटर को एरिया यानी हेरात, एराकोसिया यानी कंधार, गेद्रोसिया यानी आज का बलूचिस्तान का क्षेत्र चंद्रगुप्त को देना पड़ा। साथ ही उसने अपनी बेटी हेलिना का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ करवाया और सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत, राजदूत कौन, मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका, और उन्होंने उस समय मौर्यकालीन भारत के समाज, भूगोल, नगरों, राजनीति और अर्थव्यवस्था आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारियों में है कि भारत का आकार चतुर्भुज है और यहाँ पर कई नौगम्य नदियां बहती हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के बारे में भी उन्होंने लिखा है और उन्होंने बताया है कि भारत में समाज 7 वर्गों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कृषक, कारीगर और शिकारी। उन्होंने यह भी बताया कि सबसे बड़ा शहर पाटलिपुत्र है। राजा के राजप्रसाद का भी वर्णन किया है और उन्होंने यह भी बताया है कि सैनिकों को वेतन नकद दिया जाता था और राजा स्वयं सेना के प्रबंधन और कार्यों में दिलचस्पी लेता था। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु, यात्री और लेखक और अनुवादक थे। उन्होंने 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत और श्रीलंका के साथ साथ नेपाल की यात्रा की। उनका लक्ष्य था बौद्ध स्थलों पर जाना और बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करना। उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा और फाहियान की यात्रा के समय भारत में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था। फाहियान चीन से रेशम मार्ग से होते हुए मध्य एशिया और फिर पश्चिमी भारत से होते हुए भारत पहुंचा, यानी कि चीन से मध्य एशिया, मध्य एशिया से गांधार, तक्षशिला, मथुरा, वाराणसी, गया, पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति और ताम्रलिप्ति से श्रीलंका होते हुए वह वापस चीन चले गए। तो फाहियान ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है फो कुओ की, जिसे हिंदी में बौद्ध देशों का वृत्तांत और इंग्लिश में अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स कहा जाता है। फाहियान के बाद हेनसांग। हेनसांग भी एक चीनी यात्री थे, बौद्ध भिक्षु थे और वे भारत आए थे हर्षवर्धन के काल में और वे लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहे। हेनसांग ने सी यू की नाम की एक पुस्तक लिखी है और उसने हर्षवर्धन काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था का वर्णन किया है और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और हेनसांग के बाद इत्सिंग, इत्सिंग सबसे इन चारों यात्रियों में सबसे अंतिम यात्री थे। इत्सिंग समुद्री मार्ग से लगभग 663 ईस्वी में भारत पहुंचे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वे लगभग 10 वर्षों तक भारत में रहे और इन्होंने कई बौद्ध पवित्र स्थलों का दर्शन किया और कई ग्रंथों का अध्ययन किया और अनुवाद किया। इत्सिंग नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी रहे और फिर चीन लौट गए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत में सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? गंधार, कंबोज, काशी या मगध? हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था जिनमें हैं मगध,
अंग, वज्जी, मल्ल, कौशल, काशी, वत्स, सूरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, अश्मक, गांधार और कंबोज। इन सभी महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था, और इसके कारण हमने पिछले कुछ प्रश्नों में देखे भी थे, जिनमें प्रमुख कारण है, सबसे पहला कारण है मगध की रणनीतिक अवस्थिति। इसकी रणनीतिक अवस्थी इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। ये हम जानते हैं कि मगध गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था। इसकी पूर्वी सीमा चंपा नदी द्वारा निर्धारित होती थी, और ये नदियां इसे प्राकृतिक सुरक्षा के साथ साथ यातायात की सुविधा भी प्रदान करती थी, साथ ही सिंचाई के लिए जल भी प्रदान करती थी। और इसकी राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र था, जो कि एक किले के रूप में, एक प्राकृतिक किले के रूप में काम करता था। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। प्राकृतिक संसाधनों में जल, वन और खनिज थे। वनों से हाथी प्राप्त किए जाते थे, जिन्हें प्रशिक्षित करके सेना में भर्ती किया जाता था। वनों के अलावा लौह अयस्क की खदानों से लोहा प्राप्त किया जाता था, जिनसे मजबूत हथियार और औजार बनाए जाते थे। साथ ही अधिशेष कृषि उपज और नदियों के द्वारा व्यापार फला फूला। इनके अलावा इसके शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध को एक कुशल प्रशासन दिया। और इन सभी कारणों से के चलते मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा, और इसके पास अपना विस्तार करने के लिए पर्याप्त साधन संसाधन और महत्वाकांक्षी और योग्य शासक थे। और इन सभी कारणों ने मिलकर मगध साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया। अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया, सीथिया, जेड्रेसिया या एरिया। यदि हम भारत का नक्शा देखें तो यह वर्तमान भारत, और वर्तमान भारत अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इन देशों की सीमा पर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पामीर नॉट कहा जाता है। पामीर नॉट यानी कि जहां पर कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं। पामीर नॉट से ही एक और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला चलती है, एक और हिमालय पर्वत श्रृंखला निकलती है, यहीं पर काराकोरम, कुनलुन और तियानशान। इसी पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है, जो कि अरल सागर में जाकर मिल जाती है।
यह नदी है अमू दरिया। तो अमू दरिया और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के बीच में एक राज्य था। यह राज्य था बैक्ट्रिया। हम पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा सीमा से लगे हुए क्षेत्रों तक पहले हकमनी साम्राज्य का शासन था। हकमनी साम्राज्य को अलेक्जेंडर द्वारा हरा दिया गया और अलेक्जेंडर जब लौटा तो अपने क्षत्रपों को इस क्षेत्र में शासन सौंपकर लौट गया। उन्हीं लोगों में एक था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर के अधीन एक शासक डायरूट्स ने सेल्यूकस निकेटर से लगभग 245 ईसा पूर्व में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बैक्ट्रिया साम्राज्य की स्थापना की। और जब यह बैक्ट्रिया साम्राज्य भारत की ओर बढ़ा तो इन्हें इंडो ग्रीक्स कहा गया। आगे चलकर इंडो ग्रीक्स दो शाखाओं में बट गए। एक शाखा की राजधानी बनी सागल या सियालकोट, जिसका महत्वपूर्ण शासक था मिनांडर। मिनांडर को मिलिंद भी कहा जाता है, और मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच के संवाद को एक महत्वपूर्ण पुस्तक में संकलित किया गया जिसका नाम है मिलिंद पन्हु। दूसरी शाखा सिंध वाले क्षेत्र में थी और जिसका शासक था अपोलोडोटस। आगे चलकर सागल वाली शाखा ने स्वयं का विस्तार कर मथुरा तक स्वयं का विस्तार किया और सिंध वाली शाखा ने उज्जैन तक अपने राज्य का विस्तार किया। इन हिंद यवन शासकों ने हिंदू और बौद्ध धर्म को अपनाया और भारतीय समाज में समा गए।